सज्जल अली के साथ हीरो का किरदार अदा किया था। ड्रामे का नाम था सितमगर। अपने से कम नहीं बल्कि कम से भी कम, आधी से भी आधी उम्र की लड़की के साथ हीरो आ रहा है। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूं आपका मेज़बान सुमैर। तो आज के लिए प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, आज भी हमारे पास बहुत ज़बरदस्त किस्म के टॉपिक्स हैं जिनको हमने डिस्कस करना है, लेकिन सबसे पहले आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि अभी तक बहुत सारे लोग सिर्फ चैनल को ऐसे ही देखते हैं, सब्सक्राइब नहीं किया हुआ। तो सब्सक्राइब कर दें ताकि यार ये लाख तक तो पहुँच जाए। टिक 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 करते हुए यार, स्लो ही सही, लेकिन लाख तक तो पहुंच जाए। खैर, चलते हैं टॉपिक की तरफ। सबसे पहले हम बात करेंगे, एक टर्किश इन्फ्लुएंसर हैं, तुर्कुस आते, बड़ा मुश्किल सा नाम है। बहरहाल मैं उनका नाम इतना अच्छा प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये इतनी अच्छी हैं। पाकिस्तान का बहुत अच्छा फेस इन्होंने दुनिया को दिखाया। पाकिस्तान में स्टूडेंट के तौर पर आई थी, यहाँ पर इनकी शादी हुई। इनके हस्बैंड जो हैं वो पाकिस्तानी हैं, उर्दू बहुत अच्छी बोलती हैं, और पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा इन्होंने ऐसी चीज़ें मतलब जो दुनिया को दिखानी थी, बाहर लोगों को बतानी थी कि पाकिस्तान कितना अच्छा है, पाकिस्तानी लोग कितने अच्छे हैं। बहुत अच्छा फेस इन्होंने दुनिया को दिखाया। लेकिन अभी इनके साथ पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी, जिनका बहुत बड़ा ब्रांड है, मारिया बी, जिनको आप बहुत सारी जगहों पर बोलते हुए देखते हैं, बहुत हक की सच की बात करते हुए देखते हैं, लेकिन उन्होंने इनके साथ बहुत बुरा किया। उन्होंने किया ये है कि अपने कपड़ों की बहुत ज़्यादा तारीफ़ें करवाई, और वो ये कहती हैं कि मैंने प्रॉपर एक स्टूडियो हायर किया था, वहाँ पर लोग हायर किए थे, कैमरामैन और पूरी एक टीम होती है। उन्होंने फ़ोटोशूट्स करवाए, सारा कुछ करवाया, और उस पर ख़र्चा आया ठीक ठाक। मारिया बी ने कहा था कि आप ये करवा लें, उसके बाद हम आपको पे कर देंगे। उन्होंने ये सब कुछ करने के बाद उनको जब कहा तो मारिया बी कहती हैं कि सॉरी, वो ऐसा था वैसा था। अब वो ये कहती हैं कि मारिया बी आपने गलत किया। पहले तो वो बहुत इज़्ज़त और एहतराम से कहती रही कि मारिया बी मुझे ये मेरे पैसे दे दें, मैंने बहुत ज़्यादा ख़र्चा किया है, आपके कपड़ों की प्रमोशन की है, सब चीज़ें की हैं, लेकिन उसके बावजूद मारिया बी को ज़रा ख्याल ना आया। मारिया बज्जी, आपका आवाज़ ना बहुत ऊंचा आ रही है, ठीक है, मेरे गुस्सा ना चढ़ाए। हालांकि मैं आपको बताऊं, मैं मारिया बी को बहुत, आप सबको पता ही है कि मारिया बी का कौन सा फेस मैं दिखाता रहता हूँ कि यार कितनी दिलेर खातून है, कितनी अच्छी है। लेकिन आप जब दुनिया के सामने इतना अच्छा बनते हैं, लेकिन एक बंदे से आप काम करवाते हैं और काम करवाने के बाद उसको पैसे नहीं देते, तो फिर अच्छा मैं आपको बताऊं, एक और शख्स है जिन्होंने इनके साथ काम किया था। तो मैं इनका पॉडकास्ट करना चाह रहा था, तो मैंने कहा यार मेरी बात करवा दे। तो उन्होंने कहा कि यार ज़ुबान की बहुत सख्त है, आप जैसा बंदा उनसे ना ही बात करे तो अच्छा है। मैंने कहा अच्छा। और वाकई एक दिन मैंने कॉल की तो आगे से बदतमीज़ी से, बहुत ही बदतमीज़ी से उन्होंने बात की। हालांकि आपको मैं सच बात बता रहा हूँ, मैंने आज तक जिस भी सेलिब्रिटी को कॉल की है, उन्होंने बहुत अच्छे से बात की और उनका हाँ, आपकी वीडियोस हम लाजमी देखते हैं। यकीन करें, मारिया बी को कॉल करने के बाद मुझे ऐसा लगा कि यार मुझे नहीं करनी चाहिए थी। ज़िंदगी में पहली बार मुझे ऐसा लगा कि मुझे कभी भी ये काम नहीं करना चाहिए था। बहरहाल टॉपिक की तरफ आते हैं। तो मारिया बी ने इनसे काम करवाया, सारा कुछ करवाने के बाद कहा जी कि आई एम सॉरी, वो असल में मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, फलां हो गया, ये हो गया। अच्छा, जब उन्होंने ये वीडियो बनाई तो मारिया बी ने इसके जवाब में वीडियो बनाते हुए ये कहा कि हमने इनको पैसे पे कर दिए थे, पेमेंट दे दी थी, लेकिन ये एक्स्ट्रा मांग रही थी। उसके जवाब में फिर उनको गुस्सा आया, टर्किश जो खातून है उनको गुस्सा आया, और उन्होंने कहा मैं थूकती भी नहीं हूँ तुम्हारे पैसों पर मारिया बी, मुझे तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए, और तुम इतने झूठ बोलती हो। अगर मैं तुम्हारे झूठों की ट्रेन बांधूं ना, मतलब एक सफ़र करूं, तो पाकिस्तान से टर्किश पहुंच जाए, तुम्हारे झूठ नहीं ख़त्म होंगे। तुम इतनी झूठी हो, मैं लानत डालती हूं तुम्हारे पैसों पर। इतना उनको गुस्सा आया। बहरहाल आपको क्या लगता है, जब कोई बंदा काम करता है और काम के बाद उसको पैसे ना मिले और उसने अपने पास से पे किया हो, तो फिर आपका क्या फेस दुनिया के सामने आएगा? एक तरफ आप इतने बड़े बड़े मामलात पर आवाज़ उठाती हैं और कहती हैं हक सच की आवाज़ उठानी चाहिए, और दूसरी तरफ जब आप किसी के पैसे ना दें या खा जाएं तो फिर कैसा लगता है? बहरहाल इस बारे में आप लोग अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि आप लोग बेहतर समझते हैं, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा ही कुछ हुआ होता है। तो फिर आप लोग जो कमेंट सेक्शन में लिखते हैं ना, तो मज़ा आ जाता है। बहरहाल चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ और बात करते हैं एक ऐसे एक्टर के बारे में जो आजकल आपको ड्रामा सीरियल गुड्डी में नजर आ रहे हैं, मामू का किरदार अदा करते हुए। बहुत सारे ड्रामों में आप लोग इनको देखते हैं, कभी भाई का किरदार, कभी बड़े, ज़्यादातर भाई और दोस्त, स्पोर्टिंग कैरेक्टर, बड़े स्पोर्टिंग कैरेक्टर, मतलब
अच्छे किरदार में आप इनको देखते हैं। नाम है इनका नवीद रजा। आप सबको याद होगा, अगर नहीं याद तो मैं आपको बताता चलूं। आज से 15 साल पहले एक प्रोग्राम आया था, हीरो बनने की तरंग। इसमें फैसल कुरैशी होस्ट थे और जजेस में थे सैयद नूर, रीमा और रैम्बो। और ये वो रियलिटी शो जीत चुके थे। वहां पर सैयद नूर साहब ने ये ऐलान किया था कि जो भी ये रियलिटी शो विन करेगा उसको मैं अपनी फिल्म में हीरो लूंगा, उसको एक मेन किरदार दूंगा, अपनी एक फिल्म दूंगा। उसके बाद जब ये नवीद रजा जीत गए तो उनको लगा कि अब तो मेरी जिंदगी बदल जाएगी। आप जरा गौर से सुनिएगा कि कभी कभार ऐसा होता है कि आपको सपने इतने हसीन दिखाए जाते हैं कि सब्ज बाग दिखाए जाते हैं, लेकिन जैसे ही आप कदम बढ़ाते हैं और उन सब्ज बागों के चक्कर में आप अपना सब कुछ छोड़ देते हैं, जो आपके पास छोटे 2-3 दरख्त होते हैं ना, जिसकी खजूरें उतार कर आप अपना पेट भरते हैं, आप उनको भी आग लगा देते हैं कि अब तो आगे सब्ज बाग ही बाग है मेरे पास। जब आप कदम बढ़ाते हैं और वही लोग आपका साथ छोड़ दें तो फिर आप पर क्या बीतती होगी। ये बताते हैं कि सैयद नूर ने मेरे पर उस वक्त ये कहा कि इनको मैं फिल्म में हीरो लूंगा, और उस वक्त मैं 17 ग्रेड का ऑफिसर था। आप सोचें कि एक बंदा 17 ग्रेड का ऑफिसर लगा हो, भाई गवर्नमेंट जॉब हो, वो गवर्नमेंट जॉब छोड़ दे कि अब मैं सैयद नूर की फिल्म में आने वाला हूं, अब तो मुझे बहुत ज़्यादा काम मिलने वाला है। वो कहते हैं कि सैयद नूर ने तो मेरा कैरियर ही तबाह करके रख दिया। उन्होंने एक तो 6 महीने के बाद फिल्म स्टार्ट की, 6 महीने तक मुझे लारे लगाते रहे। उसके बाद जब फिल्म स्टार्ट हुई, फिल्म मुकम्मल हुई, तो सैयद नूर साहब ने वो फिल्म रिलीज ही नहीं की। अब मेरे पास सिवाय पछताने के कुछ बाकी नहीं बचा था। लेकिन क्या था कि 2-3 महीने जो मुझे खुशी महसूस हो रही थी, कभी इधर से कॉल आती है, मुबारकबाद भाई, क्या बात है, वाह क्या बात है, ये सारी मुबारकबादें जो है वो मैं समेटता रहा। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मेरी रातों की नींदें उड़ने लग गई। और इमरान अशरफ जब पूछ रहे थे ना, तो वो तो ऐसे पूछते, क्या हुआ था, रातों की नींदें, अच्छा कैसा लगा था, रातों की नींदें जब उड़ी तो कैसा लगा था, ओह अच्छा नींदें उड़ गई थी। मतलब वो अगले बंदे को रुलाने की कोशिश कर रहे होते हैं। अगला बंदा पावे समझ रहा हो 6 महीने मेरी ठरक तो पूरी होती रही है ना, कम से कम कुड़ियां फोन तो कर दिया। लेकिन इमरान अशरफ ऐसे पूछते, क्या हुआ था, जब महसूस हुआ। खैर इमरान अशरफ उनसे ये पूछ रहे थे, लेकिन तकलीफ का लम्हा तो होगा यार कि 6 महीने आप लारों में गुजारते हुए और आखिरकार आपको लगता है कि अब कुछ नहीं होने वाला, नौकरी भी छोड़ बैठा हूँ, वेला भी हो गया हूँ, अब जाऊंगा तो जाऊँ किधर भाई, अब किधर जाऊंगा, अब तो मेरे पास कुछ नहीं रहा। खैर वो बताते हैं कि आखिरकार मैं हुमायूं सईद के पास गया। हुमायूं सईद ने मुझे महमूदाबाद की मलकाए में एक चांस दिया। ये आपको बताऊं कि महमूदाबाद की मलकाए में सज्जल अली और क्या नाम है उनकी बहन का, वो आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में लिखना है। उन लोगों को भी पहली बार चांस मिला था। इसी तरह से नवीद रजा को भी उसी में चांस मिला था। और उसके बाद नवीद रजा की ज़िंदगी जो है वो मतलब उनका कैरियर स्टार्ट हुआ था। अगर हुमायूं सईद उनको चांस ना देते, सैयद नूर के चक्कर में तो उनकी ज़िंदगी रुल गई थी। बहरहाल आप लोगों को क्या लगता है, नवीद रजा वाकई एक अच्छे एक्टर है या नहीं है? आप लोगों ने उनके कौन से किरदार देखे हैं, आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ और बात करते हैं जी मिशी खान के बारे में। मिशी खान ने बहुत सारे फनकारों को ललकारते हुए कहा कि आप लोग इंडिया में काम करने के चक्कर में, इंडिया में कैरेक्टर्स लेने के लिए, उनके साथ कोलैबोरेशन करने के लिए, वहाँ से पैसा कमाने के लिए आप लोग उनके लिए इतनी आवाज़ उठाते हो। ये देखें, एक बात तो पहले आप समझ लें, मेरे दिल की भी बात है कि कोई भी आम इंसान, चाहे वो पाकिस्तानी हो, चाहे वो हिंदुस्तानी हो, चाहे वो किसी भी मुल्क का हो, एक आम इंसान जो अपने घर से निकलता है और उस पर कोई दहशतगर्द हमला करके उसको मार देता है, तो ये अफसोसनाक होता है। मतलब हमें कभी भी खुशी नहीं मनानी चाहिए, चाहे वो हिंदुस्तान में किसी आम इंसान पर जुल्म हो, चाहे पाकिस्तान में हो, चाहे कहीं भी हो, कभी हमें खुशी नहीं मनानी चाहिए। लेकिन बात यहाँ पर यह है कि जब किसी पर यह जुल्म और सितम होता है, देखिए बंदूकों वालों की आपस की लड़ाई हो रहा है, लेकिन एक आम इंसान पर जब हमला किया जाता है, उसके घर वाले तो ये सोच रहे होते हैं ना कि बेचारा अभी टमाटर लेने गया है, प्याज लेने गया है, शॉपिंग करने गया है, वापस आ जाएगा। लेकिन जब वो वापस नहीं आता तो क्या बीतती होगी। खैर, इंडिया में एक हमला हुआ है जिसकी वजह से इंडिया ने ये कहा है कि पाकिस्तानी जितने भी इस वक्त मौजूद हैं यहाँ पर इंडिया में, 48 घंटों के अंदर अंदर वो इंडिया छोड़ दें। पाकिस्तान में जितने भी इंडियंस हैं यहाँ पर एम्बेसी में या जहाँ भी बैठे हुए हैं, उनको ऑर्डर दिया जाता है कि वो फौरन पाकिस्तान छोड़ दें, वापस आ जाए।
एक तो उन्होंने अपने मुल्क से पहले भी बहुत बार, जब पुलवामा अटैक हुआ था तो हमारे बहुत सारे एक्टर्स वहाँ पे मौजूद थे, उन्होंने इसी तरह से 24 घंटे का टाइम दिया था कि अगर वो ना निकले तो वो अपनी जान माल सब चीज़ों के खुद ही जिम्मेदार होंगे, गवर्नमेंट उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं लेगी। ठीक है, इसी तरह से अब हमला हुआ तो उन्होंने ये धमकी दी है कि एक तो हम पानी बंद कर देंगे। धमकी क्या दी उन्होंने, बस शुरू कर दिया, हम पानी बंद कर देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, जो इंडिया से चीज़ें आती हैं वो भी हम सब बंद कर देंगे। बात यहाँ पर यह है कि आज से कुछ अर्सा पहले जब पुलवामा पर अटैक हुआ था तो इमरान खान ने कहा था कि देखें, अगर आपके पास आपकी इंटेलिजेंस कोई सबूत लेकर आती है तो मैं एक्शन लूँगा। और उस लीडर ने अपनी बॉडी लैंग्वेज से ये बताया था कि भाई मैं एक्शन लूँगा, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि जिसने भी ये किया होगा मैं उसको कटहरे में लेकर आऊँगा, उसको सज़ा दूँगा। लेकिन बहरहाल आज वो बाहर होते तो शायद वो भी यही कहते कि भाई अगर आपके पास सबूत है तो आप लेकर आए। अब अफसोस की बात यह है कि वहाँ पर अभी लाशें पड़ी हुई हैं, वहाँ पर अभी लाशें पड़ी हैं और उन्होंने स्टेटमेंट दे दिया कि ये पाकिस्तानियों का काम है। देखें, जब आप इस तरह के स्टेटमेंट देंगे तो जो इंटरनेशनल कोर्ट है वो आपसे ये पूछेगी नहीं, वहाँ की इंटेलिजेंस आपसे पूछेगी नहीं कि भाई अभी तक तो लाशें भी आपने नहीं उठाई और आपने पाकिस्तान का नाम लगा दिया। माना कि पाकिस्तान और इंडिया आपस में कभी दोस्त नहीं बन सके और ना ही बन सकेंगे, लेकिन इतना तो एहसास आपके अंदर होना चाहिए कि आपने अभी इन्वेस्टिगेशन की नहीं और आपने मीडिया को कहना शुरू कर दिया कि पाकिस्तान का नाम लें, पाकिस्तान का नाम लें। भाई कब तक आप लोग जो है मासूम बच्चों के दिलों में ये जहर डालते रहेंगे, कब तक उनके दिलों में दुश्मनी डालते रहेंगे कि पाकिस्तान दुश्मन है? खुदा का खौफ करें। और उसके साथ साथ हमारे जो एक्टर्स हैं, बड़े बड़े एक्टर्स, जिस तरह से हानिया आमिर, फवाद खान, अली जफ़र, आतिफ असलम, जितने भी बड़े बड़े एक्टर्स हैं जिन्होंने इंडिया में काम किया, उन्होंने बड़ा अफसोस लिखा, बड़ा अफसोस हुआ। तो हमारे जितने पाकिस्तानी हैं उन्होंने उन पर इतनी तनकीद की, इतनी गालियां दी कि भाई फ़लस्तीन में जो कुछ हो रहा है, जितने बच्चे वहाँ पर जुल्म और सितम और बर्बरियत का शिकार हो रहे हैं, जिस तरह से मासूम बच्चियों की इज्जतें तार तार हो रही हैं, आप लोगों के मुंह से एक लफ्ज़ नहीं निकला। लेकिन इंडिया के लिए आपके मुंह से इतने अल्फाज निकल रहे हैं, इतनी आप ताज़ियत कर रहे हैं, इतना आपको दुख हो रहा है, लेकिन मस्जिद अक्सा के लिए, फ़लस्तीन के लिए आपके मुंह से एक लफ्ज़ नहीं निकलता। अब जितने एक्टर्स को गालियां पड़ रही हैं, शायद मेरा ख्याल है उनको अंदर ही अंदर शर्मिंदगी होती होगी, शायद ना होती हो, क्योंकि कुछ लोगों को शर्म नाम की चीज़ उनके पास से भी नहीं गुजरती। अपने अकाउंट्स बचाने के लिए वो फ़लस्तीन का नाम तक नहीं लेते, लेकिन इंडिया के लिए कैसे बोल रहे हैं, वाकई शर्म की बात है। इस बारे में आप लोगों की क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, लेकिन बात को समझकर, पूरी बात को समझकर फिर अपनी राय जरूर दीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ और अब बात करते हैं फैसल रहमान के बारे में। फैसल रहमान के बारे में जो खबर मैं आपको देने जा रहा हूं, उसे सुनकर आप हैरान होंगे और आपको बड़ा मजा भी आएगा। फैसल रहमान के बारे में अक्सर लोग ये समझते रहते हैं कि भाई ये बुढ़ा आदमी है, ये कहता है ये मसल। अभी पिछले दिनों आपने एक वीडियो देखा था जिसमें उन्होंने शर्ट उतारी हुई थी और कहा था कि मेरे अजीज हमवतनों, मेरी बॉडी को देखकर आपको क्या लगता है, ये देखें ये मसल। लोगों ने बड़ी उन पर तनकीद की और फैसलाबाद वालों ने तो बड़ी जुगते मारी, कराची वालों ने भी बड़ी जुगते मारी उनकी बॉडी को देखते हुए। लेकिन आज जब मैं आपको उनकी एक्चुअल एज के बारे में बताऊंगा तो आप यकीनन कहेंगे कि यार वाकई उस बंदे ने अपने आप को मेंटेन रखा हुआ है और अभी भी वो ड्रामों में हीरो आ रहा है। भाई हिना नियाज़ी के शो में वो आए और वहां पर आकर हिना नियाज़ी ने डायरेक्ट उनसे उनकी एज पूछी। उन्होंने कहा आपको क्या लगता है मेरी एज कितनी होगी? अब फैसल रहमान ने अभी रिसेंटली जब भी वो पाकिस्तान आते हैं उनके बहुत सारे फोटोशूट्स आते हैं, बहुत सारे डिज़ाइनर्स उनको एज एन मॉडल लेते हैं कि भाई ये हमारे कपड़े पहने और दिखाए दुनिया को। लेकिन आप ये जानकर हैरान होंगे कि उन्होंने कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को देखा हुआ है, उनसे मिले हुए हैं। What's your age? डेट नहीं बताऊंगा लेकिन आपको मैं क्लू देता हूँ। Okay. मैं छोटा सा था, मैं कायदे आज़म से मिला हूँ। आई हैव हैड अ मीटिंग विद कायदे आज़म। Oh उससे आप अंदाजा लगा लें कि मेरी एज। God. अब जब उन्होंने हिना नियाज़ी को ये जवाब दिया तो हिना नियाज़ी की आंखें फटी की पटी रह गई। तो उन्होंने कहा इसका मतलब है आप 80 साल के हैं? तो उन्होंने कहा नहीं, 80 साल से थोड़ा सा नीचे आ जाए, मतलब 80 साल से थोड़ा सा नीचे आ जाए तो 75 साल, 76 साल, 78 साल, इतनी उनकी उम्र है।
अब इस उम्र में शर्ट उतार के दिखाना वाकई यार बनता है। तुसी तो 50 साल की उम्र कहने आए मेरे गोडे, वैसे तो गोडे तो मेरे भी दर्द है लेकिन मैं आपको बताऊं कि यार 80 साल की उम्र में उस बंदे ने अपने आप को फिट रखा है और अभी भी वो कहता है कि मैं शादी करना चाहता हूं लेकिन मुझे कोई अच्छी लड़की नहीं मिल रही, मैं उससे शादी करना चाहता हूं जो मेरे आगे जुबान ना चलाए, मतलब अपनी राय ज्यादा ना, बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी ना हो और बहुत ज्यादा अमीर भी ना हो और बहुत ज्यादा खूबसूरत भी ना हो। और एक और बात जानकर आप हैरान होंगे कि तकरीबन 80 साल की उम्र में अभी रिसेंटली एक ड्रामे में इन्होंने सेकंड हीरो का किरदार भी अदा किया था। ड्रामे का नाम था कर्जे जान। 22 साल के बाद अपनी खोई हुई मोहब्बत को हासिल करते हैं और उससे शादी भी कर लेते हैं। असल जिंदगी में तो खैर इनकी शादी हुई नहीं, लेकिन ड्रामे में इन्होंने 22 साल बाद अपनी मोहब्बत को पाया और उससे शादी भी की। अब जाहिर है कि उनकी बॉडी, उनका फेस ऐसा है जिसकी वजह से उनको जवान भी दिखाया जा सकता है, उनको बूढ़ा भी दिखाया जा सकता है, लेकिन बात यहाँ पर खत्म नहीं होती। आप ये जानकर भी हैरान होंगे, अभी कुछ ही अर्सा पहले उन्होंने सज्जल अली के साथ हीरो का किरदार अदा किया था। ड्रामे का नाम था सितमगर। अरे यार आप सोचें, 80 साल का बंदा सज्जल के साथ हीरो आया था और लोग फैसल कुरैशी पर तनकीद कर रहे होते हैं कि आप अपनी उम्र से छोटी लड़कियों के साथ हीरो आते हैं, आपको शर्म नहीं आती? देखें जरा, एक तरफ 80 साल का बंदा अपने से कम नहीं बल्कि कम से भी कम, आधी से भी आधी उम्र की लड़की के साथ हीरो आ रहा है और दूसरी तरफ फैसल कुरैशी है, फैसल कुरैशी हीरो आते हैं और उन पर तनकीद की जाती है। बहरहाल इस बारे में आप लोग अपनी राय जरूर दीजिएगा और आप लोगों को क्या लगता है कि 80 साल की उम्र में भी ये वाकई फिट हैं या नहीं? मुझे तो लगता है यार माशाल्लाह आपने आपको बहुत मेंटेन रखा हुआ है। खैर चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ और बात करते हैं खुशबू के बारे में। जैसे कि आप सभी जानते होंगे कि खुशबू ने बहुत सारी पंजाबी फिल्मों में भी काम किया, स्टेज पर भी बहुत ज़्यादा काम किया। कुछ लोग इनको वल्गर डांसर के तौर पर जानते हैं, कुछ लोग इनको पंजाबी फिल्मों में एज एन एक्ट्रेस के तौर पर जानते हैं कि पंजाबी फिल्मों में बड़ा अच्छा इन्होंने काम किया। लेकिन ये जानकर आप हैरान होंगे जिस खुशबू को आप स्टेज पर वल्गर डांस करते हुए देखते हैं, जिस खुशबू को आप अच्छे अल्फाज में नहीं याद करते, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको मैं जानता हूं इंडस्ट्री में भी। और ये जानकर आप हैरान होंगे कि खुशबू बताती हैं कि मैं कभी भी हीरोइन डांसर नहीं बनना चाहती थी, लेकिन मेरी वालदा की एक दोस्त थी, वो फिल्म बना रही थी, तो उन्होंने पहली बार मुझसे फिल्म में काम करवाया और 10 से 11 साल की उम्र में मैं हीरोइन आई थी। 10 से 11 साल की उम्र में हीरोइन बन चुकी थी। अब सोचें, वो कहती हैं कि मैं हीरोइन नहीं बनना चाहती थी, मैं टीचर बनना चाहती थी, मैं एक सीधी सादी अच्छी जिंदगी गुजारना चाहती थी। और उसके साथ साथ उन्होंने ये बताया कि जब मैंने इस फील्ड में काम करना स्टार्ट किया तो मेरे साथ जुड़े हुए जितने भी रिश्ते थे उनकी ज़रूरियात को देखते हुए, हालांकि मैं थी छोटी, लेकिन ज़रूरियात को देखते हुए अपने बहन भाइयों की, अपने माँ बाप की, अपने खाला की, अपने खाला के बच्चों की, इन सारों की ज़रूरियात को देखते हुए मैं इस इंडस्ट्री में आ गई और मैं काम करने लग गई। और तब से लेकर अब तक मैं काम ही करती जा रही हूँ। और जिन लोगों की मैंने ज़रूरियात पूरी की, जिन लोगों की मैंने मदद की, जिन लोगों का मैंने हमेशा साथ दिया, उन लोगों ने मुझे कभी वफा नहीं दी, मेरे साथ कभी वफा नहीं की, मुझे हमेशा दुख मिले। अब फिर वही बात है, जब वो ये बात करी तो इमरान अशरफ वहाँ से उठते हैं और उनके पास आकर बैठ जाते हैं और कहते हैं आपको दुख, हमेशा दुख मिले, मोहब्बत क्या, मोहब्बत पे कैसा मिला? बहरहाल लोग अक्सर इमरान अशरफ की इन बातों पर मीम्स भी बनाते हैं। अभी पिछले दिनों आसिफ खान, जो कि पंजाबी फिल्मों के साबका हीरो भी हैं, बहुत सारी उर्दू पंजाबी फिल्मों में भी उन्होंने काम किया और खुशबू के हस्बैंड अरबाज खान के वालिद हैं, उन्होंने ये कहा था कि मैंने अपने बेटे को बहुत मना किया था कि वो खुशबू से शादी ना करें, लेकिन अब तो बच्चे बड़े हो गए हैं, अब बच्चे जवान हो गए हैं, अब मैं इस पर बात नहीं करना चाहता। लेकिन जो कंट्रोवर्सी निकालना चाहते हैं, जो इंटरव्यू लेना चाहते हैं, उनकी ज़्यादातर ज़रूरी कोशिश जो होती है वो यही होती है कि किसी न किसी तरह से कंट्रोवर्सी निकाली जाए। तो वो कंट्रोवर्सी निकालने की पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन उन्होंने ये बताया था कि मैं अब उन पर कोई बात नहीं करना चाहता, ना खुशबू पर ना अरबाज खान पर, इसलिए बात नहीं करना चाहता क्योंकि अब उनकी ज़िंदगी अच्छी गुजरी है, मियाँ बीवी है, तो मैं इस पर बात नहीं करना चाहता। लेकिन खुशबू ने यह बताया कि मैंने जिससे मोहब्बत की उससे मुझे कुछ हासिल नहीं हुआ। मतलब वो ये बताना चाह रही थी कि मेरे शोहर ने सिर्फ मेरे पैसे पर नज़र रखी, मेरे काम पर नज़र रखी। अरबाज खान देखें, जिस तरह से हीरा मानी काम ज़्यादा करती है ना, तो मानी काम बहुत कम करते हैं, लेकिन हीरा मानी जहाँ बैठती हैं वो अपने शौहर की हमेशा रिस्पेक्ट करती हैं, इज्जत करती हैं।
इसी तरह से आयज़ा खान, पिछले दिनों आपने देखा कि दानिश तैमूर ने कैसे बात की, लेकिन आयज़ा खान उनकी रिस्पेक्ट करती हैं और करती रहेंगी। और जिस तरह से वो बात कर रही थी तो लग रहा था कि वाकई वो दानिश तैमूर की बहुत ज़्यादा इज्जत करती हैं, उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं। उसी तरह से आप लोग अगर नोट करें तो और भी बहुत सारे ऐसे फ़नकार हैं जो हिब्बा बुखारी अपने शोहर की बहुत ज़्यादा इज्जत करती हैं, उनको एहसास दिलाती हैं कि आप बहुत बड़े स्टार हैं। लेकिन खुशबू ने अपने इंटरव्यू में एक जगह भी ये एहसास नहीं दिलवाया या ऐसी बात नहीं की जिससे पता चल सके कि वो अरबाज खान के साथ खुश है। बहरहाल उनके इंटरव्यू और उनकी बातों से यूँ लग रहा था जैसे अरबाज खान ने उनसे जो शादी की थी वो सिर्फ नाम, हालांकि अरबाज खान ने जब शादी की थी तो अरबाज खान भी अब भी बहुत खूबसूरत है, लेकिन उस वक्त पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री का खूबसूरत तरीन लड़का था यार, और बहुत अच्छी पर्सनालिटी थी और सुपर डुपर हिट फिल्मों में उन्होंने काम किया। ऐसा नहीं है कि जब उन्होंने काम किया तब खुशबू का नाम था तो उनका नाम नहीं था, लेकिन ये मैं जानता हूँ कि अरबाज खान ने भी बहुत नाम बनाया। लेकिन खुशबू की बातों से लगा कि खुशबू ये कहना चाह रही हैं कि शायद उनके हस्बैंड ने सिर्फ उनको लूटा है। बहरहाल उसके साथ साथ आपको एक और बात भी बताऊं, जब मैं वो वीडियो देख रहा था तो लोगों ने लिखा नीचे कि खुशबू अब इतनी बड़ी हो चुकी हैं, मतलब अभी भी ये हीरोइन आती हैं स्टेज पर, लोग इनके दीवाने हैं, लेकिन अगर उनकी उम्र की बात की जाए, एज की बात की जाए तो वो तकरीबन 50-55 साल की हैं, 50 और 55 के दरमियान की हैं। तो खैर अगर फैसल रहमान इतनी उम्र में हीरो आ सकते हैं तो खुशबू क्यों नहीं आ सकती यार, सर्जरियाँ तो बाद भी तो आ सकती है ना। बहरहाल इस बारे में आप लोगों की क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। आज तक के लिए इतना ही, लेकिन आज की इन तमाम खबरों में सबसे अहम बात यह है कि अपना ख्याल रखें, अपने आप को फिट रखें। जिंदगी में दुख, नाकामियां, तनकीद, परेशानियां सब कुछ आते हैं। याद रखें कि किसी के सामने खुद को टूटा हुआ शो ना करें, अपने आप को स्ट्रांग रखें, अपने आप को बना कर रखें। जब तक जिंदगी है दिलेरों की तरह जिए, कल का क्या पता, क्योंकि लोग सिर्फ तमाशा देखने वाले होते हैं। अपने आप को फिट रखें, जाने वाले चले जाते हैं, आने वाले आ जाते हैं, और हमेशा वक्त एक जैसा नहीं रहता। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। सुमैर चौधरी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।